हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज का हमारा लेक्चर हमने उत्तर प्रदेश विशेष में जितना भी पहले पढ़ा है उस सभी को रिकैप करने का आज एक मौका मिला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रारंभिक अपनी पहली कक्षा से लेकर लास्ट जो हमने कक्षा छोड़ी थी उस पूरी कक्षा को एक रिकैप के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो क्वेश्चन हमारे कमीशन लेवल के हैं और ऐसे भी क्वेश्चन रखे गए हैं जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी वगैरह जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस टेस्ट पेपर में मुझे ऐसी आशा करता हूँ कि आपने अभी तक यदि पिछले लेक्चर ना भी पढ़े हैं तो भी मैं यहाँ आपको चीज़ें समझाने का प्रयत्न करूँगा, आपको रिकैप पूर्णतः कराने का प्रयास करूँगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी? ज़्यादा बातों को ध्यान में ना रखते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है ग्लोब के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की ग्लोब के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थिति पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? उत्तर प्रदेश की स्थिति पर विचार कीजिए। ग्लोब के संदर्भ में देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा है यह उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। क्या कह रहा है? ग्लोब की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार मिर्ज़ापुर से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मिर्ज़ापुर से प्रारंभ होता है। तीसरा ऑप्शन 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार है। इसका चौथा ऑप्शन कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। चौथा ऑप्शन क्या है? कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। देखिएगा, अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, मैंने आपको बताया है कि इस ग्लोब की दृष्टि से संपूर्ण भारत कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशों की दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ये हमारा अक्षांश, और इस तरह से ये लंबवत खींची गई जो रेखाएं हैं इन्हें हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। और ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री क्या है? ये अक्षांश है। ध्यान देंगे बात को। ये 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री अक्षांश के 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है बाबू? कर्क रेखा। इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा और है, 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा, इस रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। एक चीज़ आपको पता है, कुछ भी ना पता होगा तो एक फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कौन सी? तो ये रेखा हमारी कौन सी है? कर्क रेखा। एक रेखा हमारी कौन सी है? कर्क रेखा। ये जो हमारी रेखा दिख रही है, ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। अगर ये भारत के मध्य से गुजरती है तो ध्यान देंगे, ये भारत के मध्य से गुजरती है तो संपूर्ण भारत, आधा भारत इसके उत्तर में होगा। आधा भारत कहाँ होगा? इसके उत्तर में होगा। तो ध्यान देंगे, अगर ग्लोब की दृष्टि से देखें तो ये इसके ऊपर भाग वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री रेखा के इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। और अगर हम लोग बात करें, देखिएगा, अगर हम लोग, और भारत कहाँ पर है? भारत ये है। भारत कहाँ पर है? इस दिशा में है। तो यहाँ से यहाँ पर ये कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो ये उत्तर और ये पूरब, और ये जो बीच में है ये क्या है? उत्तर पूरब। कौन सी दिशा है ये? उत्तर पूरब। और हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश के बारे में। तो बात समझिएगा आप लोग, जब संपूर्ण भारत ग्लोब की दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो उत्तर प्रदेश के अलग होगा। तो पहला ऑप्शन यह है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हमारा बाबू कौन सा हो गया? ये हमारा कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो यह है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। इसके बाद बात करें, इसका अक्षांशीय विस्तार किसका? उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है? मिर्ज़ापुर से इसने बताया है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मिर्ज़ापुर से।
अभी लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पढ़ाया है। उसमें मैंने बताया था कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र से ही उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है। तो इसका भी क्वेश्चन क्या है? गलत है। तीसरी बात करें, इसका देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली से ये प्रारंभ होता है देशांतरीय विस्तार और बलिया तक जाता है। शामली से कहाँ तक? 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? 84 डिग्री 39 मिनट। ये हमारा ऑप्शन ठीक। इसके बाद कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। तो आपको पता है कि जो कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण से गुजरती है, अर्थात ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो कहा क्या है? उपरोक्त में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? इस चीज़ का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही, कौन सा ऐसे सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है और चौथा सही नहीं है। ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा, एक एवं तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। कौन से सही नहीं है? पहला दूसरा और चौथा। बात समझ पाए आप लोग? ठीक। इसके आगे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे। देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, क्या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत छोटा सा सरल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1 नवंबर 1953, 9 नवंबर 1956, 9 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर 1956। क्या है? 1 नवंबर 1956। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, क्या होगा? 1 नवंबर 1956। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया? इसी अधिनियम में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही रखा गया। क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही रखा गया। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही रखा गया। यहाँ पर एक डेट आपको ये थोड़ी सी ध्यान देनी है। ये जो डेट हमारी दिख रही है, ये डेट हमारी 9 नवंबर सन 2000 उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। इस डेट को क्या किया गया? उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का विभाजन। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। यहाँ पर ध्यान रखें, क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल, शुरुआत में जब इसको काटा गया था उत्तर प्रदेश से तो इसे उत्तरांचल के नाम से ही जानते थे, लेकिन 2007 के बाद 2007 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसे उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे उत्तराखंड कर दिया गया। बात समझ में आ गई? इस 1953 को आप ध्यान रखेंगे, डेट शायद छोड़ देंगे आप लोग, केवल 1953 को आप लोग याद रखेंगे। इस 1953 को आपको पता होगा फजल अली आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का? आपने कभी पॉलिटी में पढ़ा होगा, फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इसमें एस.एन. कुंजरू फजल अली की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्यों के गठन का निर्माण करना। बात समझ पाए आप लोग? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। देखिएगा इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, उत्तर प्रदेश के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसे 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। दूसरा, 24 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश कहा गया। 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा गया। चौथा ऑप्शन,
1902 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाता था। कौन सा कथन सही है? आपसे आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? पहला एवं दूसरा, पहला तीसरा एवं चौथा, पहला एवं तीसरा, और या तो फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखिएगा बाबू, ध्यान देंगे। इसे 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 1836 में इसे किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। इसके बाद इसे 24 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश कहा गया नहीं। ध्यान देंगे कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको याद होगी। इस संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस, अर्थात 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ पाए आप लोग? एक चीज़ ध्यान देंगे, इसके अतिरिक्त 1937 में, क्या 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था? बिल्कुल कहा जाता था। अगर इसके नामकरण की बात करें तो आपको पता है नामकरण 1836, मैंने आपको इसको बताया 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। 1836 में से क्या कहा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में इसके नाम को पुनः बदला गया और इसके नाम में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? आगरा एवं अवध लगा दिया गया। आगरा एवं अवध लगा दिया गया। किसमें? उत्तर पश्चिमी प्रांत में। इसी उत्तर पश्चिमी प्रांत में क्या जोड़ दिया गया? आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया। और 1902 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया। समझ पा रहे हैं आप लोग बात? और तीसरे ये एक ऑप्शन क्या है? 1902 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? ठीक, देखिएगा 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। ठीक। दूसरा 24 जनवरी 1949 ना होकर क्या है? 24 जनवरी 1950, तो बी हमारा गलत है। बी हमारा गलत। 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ठीक है। 1902 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया। क्या कहा गया? आगरा एवं अवध कहा गया। अभी मैंने आपको बताया कि 1837 में उत्तर प्रदेश में आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया। आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया। तो कौन कौन से इसमें क्वेश्चन हमारे ठीक है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बाबू हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो कौन कौन से? एक और तीन, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में पाए आप लोग? इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में विचार कीजिए। राजधानी के संबंध में विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िएगा। औद्योगिक राजधानी कानपुर है। क्या उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है? दूसरा 1857 में इसकी राजधानी आगरा थी। 1857 में इसकी राजधानी क्या आगरा थी? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तीसरा लखनऊ 1935 में आंशिक रूप से राजधानी बनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो बनाई गई 1935 में क्या आंशिक रूप से बनाई गई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। क्या है? इलाहाबाद है। तो ये चार ऑप्शनों में आपने क्या पहचानना है? निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। ये चीज बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझनी है। देखिएगा सही और गलत में बड़ा ऐसा अंडरस्टैंडिंग होती है कि सही है या गलत है। हम लोग बिना पढ़े आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपने ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का चाहे किसी भी क्वेश्चन पूरे भारत का किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, स्टेटमेंट वाइज है, तो आपने सही और नहीं इनका बहुत ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? तुरंत गोला काला करो, आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की राजधानियां बताई हैं। देखिएगा अगर औद्योगिक राजधानी की बात करें कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? न्यायिक राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रशासनिक राजधानी क्या है?
उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है और उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है। क्या उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है। यहाँ एक के बारे में पूछे आपने सबने, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है बाबू, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी हमारी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। प्रशासनिक राजधानी आपको पता है उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ है। और धार्मिक राजधानी वाराणसी है। धार्मिक राजधानी क्या है, वाराणसी। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर लेनी है अगर पहली बार है तो। पहले तो आप लोग ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं बाबू ध्यान रखिए, इससे पहले हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं, उसमें हमने उत्तर प्रदेश को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से समझा है। आप अगर यहाँ पर चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो पहले उन क्लासों को पढ़िए, उसके बाद में आप लोग करिए। आपको यकीन मानिए एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप कर नहीं सकते हैं। आयोग का बड़ा पसंदीदा सवाल रहते हैं ये, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जितने भी यूपी पीसीएस, यूपी आरओ वाले स्टूडेंट हैं, एक बार यकीन मान के पढ़िए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हमारा रिवीजन क्लास है, कल हमारा करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की मैराथन रहने वाली है, जिसमें हमारे 2 लेक्चर होंगे, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर हमारा कल पड़ेगा और नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीक पड़ेगा, जिसमें हमारे लगभग पुराना 6 महीना यानी जितना भी हमारा 2023 गुजरा है उस सब के उत्तर प्रदेश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग लगाएंगे कल, है ना। और एक चीज़ और, इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे इस वीडियो के लिंक में आपको पता है टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ये पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या कानपुर है। हाँ जी बिल्कुल कानपुर है, तो पहले ठीक है। 1857 में इसकी राजधानी आगरा थी। 1857 में क्या इसकी राजधानी आगरा थी। देखिएगा आपको पता है कि 1857 में जब 1857 का विद्रोह हुआ, इसके परिणाम 1858 में आए। क्या इसके परिणाम 1858 में आए। जैसे इसके परिणाम आए, उन परिणामों के दौरान 1857 तक इसकी राजधानी क्या रखी गई, आगरा रखी गई। क्या रखी गई, आगरा रखी गई। लेकिन 1858 में इसकी राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद को बनाया गया। किसको बनाया गया बाबू, एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया इलाहाबाद को। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो 1857 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ 1935 में आंशिक रूप से राजधानी बना, नहीं। 1921 में पहली बार लखनऊ को राजधानी बनाया गया। किसको राजधानी बनाया गया, 1921 में पहली बार राजधानी बनाया गया लखनऊ को। और इस 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। क्या किया गया, उत्तर प्रदेश को आंशिक रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से कब बनाया गया, तो बाबू 1921 में। 1935 में इसे पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद न्यायिक राजधानी, चौथा ऑप्शन है इसका, क्या उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चुनाव करें, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। अर्थात हमारा पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा 1935 में आंशिक रूप से इसकी राजधानी बनाना ये गलत है, और चौथा हमारा क्या है, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, चौथा भी हमारा ठीक है। तो केवल 3, कौन सा, केवल 3। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जब हम देखते पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही, तो यहाँ पर लगा देते तुरंत उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी सही, क्योंकि ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ पहचान ली कि कौन सा गलत पूछा है, तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं इस आंसर को। तो क्वेश्चन पढ़ने पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, इसके आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, आप लोग विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। पहला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। दूसरा, यह उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है जी। आगरा, इटावा, झांसी, चित्रकूट और मथुरा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है जी। चौथा, सहारनपुर भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, और यह ध्यान रखना है बाबू, ये सत्य है नहीं, सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य, 8 राज्य, 8 क्या है राज्य, 8 राज्य। और आपको पता है एक यूटी है
और एक क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राज्यों में आपको पता है ऊपर से हिमाचल प्रदेश, उसके आगे हमारा कौन है, उसके आगे हमारा उत्तराखंड, उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ पड़ती है। अगर हम लोग इधर की बात करें तो इधर चले तो नेपाल के आगे आपको पता है बिहार है, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, झारखंड के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़, इसके बराबर में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर हमारा कौन पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली यूनियन टेरिटरी, और एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, नेपाल के साथ है। तो यहाँ कितने दे रखे हैं, 7, अर्थात ये क्वेश्चन गलत है। यह उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कौन कौन से आपको पता है, उत्तर में उत्तराखंड, पूरब में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो आपको पता है 8 राज्यों में महाराष्ट्र शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं है, महाराष्ट्र शामिल नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। आगरा, इटावा, झांसी, चित्रकूट और मथुरा मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। किसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं बाबू, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक बार थोड़ा सा गौर देंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको बताऊं, छोड़िएगा यही समझिए, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगी है। क्या, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगी है। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने, 11 जिले। मैं आपको बताया था जब हम पढ़ ले थे तो आगरा से स्टार्ट करें, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, इसके आगे हमारा कौन पड़ता है, प्रयागराज, और उसके आगे हमारा कौन पड़ता है, सोनभद्र, और एक पड़ता है मिर्ज़ापुर। तो ये वह 11 राज्य हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगरा एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान और कौन, मध्य प्रदेश, इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन मथुरा केवल किस किस के साथ, हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ मथुरा अपनी सीमा साझा करता है। क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ मथुरा अपनी सीमा साझा करेगा, आप लोग जल्दी बताइए। क्या मथुरा मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है या नहीं करता, तो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सहारनपुर भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो मैंने बताया कि सहारनपुर ये इस तरह से ऊपर को उठा हुआ कौन है, सहारनपुर है। चलिए बड़ा गलत बन गया, ऐसे समझिए, ये ऊपर को इतना उठा हुआ है कौन है, सहारनपुर। कौन है, सहारनपुर। सहारनपुर से इधर से लगता है हमारा कौन, हरियाणा। इधर से कौन लगता है बाबू, हरियाणा। इसके उत्तर में इस तरह से लगता है कौन, हिमाचल प्रदेश। कौन लगता है, हिमाचल प्रदेश। और इसके इधर इस तरह से लगता है कौन, उत्तराखंड। कौन लगता है, उत्तराखंड। और नीचे से तो पूरा उत्तर प्रदेश है ही। तो कितने राज्य हो गए, 1, 2 और 3। तो सहारनपुर हमारा 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ना कि 4 राज्यों के साथ। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ना कि 4 राज्यों के साथ। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ना कि 4 राज्यों के साथ। 4 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है फिर, तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। वो किन किन के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन है, इधर को आ जाएं आप बराबर में, तो बिहार के साथ। तो कितने राज्यों के साथ बनाता है सोनभद्र, 4। और हरियाणा कितने राज्यों के साथ बना, हिमाचल कितने राज्यों, सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो निम्नलिखित में से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। पहला सही नहीं है, दूसरा और चौथा, पहला और चौथा सही नहीं है। उपरोक्त तो सभी सही नहीं है, 1, 3 और 4 सही नहीं। तो कौन सही नहीं है, उपरोक्त सभी सही नहीं है। उपरोक्त सभी सही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगर इसके आगे की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठा क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप लोग इसे कर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। क्या पूछा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी बताया था जस्ट दूसरी क्लास से पहले 3 क्लासों में कि उत्तर प्रदेश में कुल क्या 15 नगर निगम हैं, 17 हैं, 18 हैं या 20 हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है बाबू, 17 है। सबसे नवीनतम नगर निगम आपसे पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है। नवीनतम नगर निगम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, नवीनतम नगर निगम आपका कौन है, शाहजहांपुर है। कौन है, शाहजहांपुर। सबसे नवीनतम नगर निगम कौन है बाबू, शाहजहांपुर है। कौन है, शाहजहांपुर। ठीक, इसके आगे बढ़िए, देखिएगा। अगर हम लोग आगे की बात करें तो आप ध्यान देंगे, अगला हमारा 7वां क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है बाबू? 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके आगे देखते हैं कोई मंडल से और क्वेश्चन है क्या, ध्यान देंगे। आगे अगर हम लोग बात करें, हमारा 8वां क्वेश्चन कौन होगा? 8वां क्वेश्चन, ठीक, इस 8वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन सी रेखा है ये? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। इसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तीसरा ऑप्शन, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आपने ये बताना है कि इसमें से अब क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से ऐसे कथन सत्य हैं? कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? तो सही आपने पहचानना है, इनमें से सही कौन सा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था देशांतर का कार्य क्या होता है बाबू? समय की गणना करना होता है। क्या करना होता है? समय की गणना करना होता है। संपूर्ण विश्व के समय की गणना 0 डिग्री देशांतर करता है, जिसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक, अब संपूर्ण विश्व के जितने भी देश हैं, प्रत्येक देश की अपनी अपनी मानक समय रेखा होती है। क्या होती है? मानक समय रेखा होती है। हमारे भारत में जो मानक समय रेखा है, ये जो भारत के समय का निर्धारण करती है, उस रेखा को हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत की मानक समय रेखा है, बिल्कुल ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। यहाँ क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी क्षेत्र आपको याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। ये कौन है? सोनभद्र है, सोनभद्र। और ये है मिर्जापुर। ये कौन है जी? मिर्जापुर, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के जस्ट यहाँ पर ये हमारा देखने को मिलता है प्रयागराज। कौन है ये? प्रयागराज। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये उत्तर प्रदेश इस तरह से गुजरती है। इस तरह से क्या है? गुजरती है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सबने ये रट रखा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपने ये याद रखना है, ये क्वेश्चन टिकटो पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2017 या 16 के आसपास पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर क्या है, सत्य बताना है, तो 1 और 3 ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसका लगाया था, 1 और 3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, क्या ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से तो गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से तो गुजरती है, साथ में ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। हाँ बिल्कुल ये गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल, कितने राज्यों से गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इन 5 राज्यों में हमारा सबसे पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। नीचे कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। चौथा ओडिशा। चौथा कौन है? ओडिशा। और 5वां हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन है हमारा 5वां? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये वह 5 राज्य हैं जिन राज्यों से हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी नैनी, मतलब इलाहाबाद के नैनी या प्रयागराज के नैनी, और दूसरा मिर्ज़ापुर, 2 क्षेत्रों से। तीसरा ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, तीसरा छत्तीसगढ़ से, और चौथा ओडिशा से, और 5वां आंध्र प्रदेश से। मेरे राइटिंग पे मत देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलेंगे जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगे। ठीक, इसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, पहला सही, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आप क्या बताएंगे कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। कौन? 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। बात समझ पाए आप लोग? ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश के
कुल क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिएगा मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो दिख रहा है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये जो आपको दिख रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का। ये क्षेत्रफल किसका है, भारत का। आप यहाँ पर ध्यान दें, ये भारत का है और ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये क्षेत्रफल किसका है बाबू, उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, वर्ग किलोमीटर में। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, कितना, 928 वर्ग किलोमीटर। जब भारत का पूछा जाएगा तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, 7.33% है। बात समझ पाए आप लोग। अब यहां से पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का किसका बाबू, भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान देंगे ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4% है। अर्थात भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4%। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 7.33%, 7.33%। बात समझ पाए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना पूछा जाएगा आपसे, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। आपको पता है पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश आता है। बात समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया आगे चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार एवं नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वही फैक्टर है जो मैंने ज्वाइंट आपको बताया था और बिल्कुल टिकटो पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार एवं नेपाल के साथ सीमा बनाता है, किसके साथ, बिहार एवं नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं एक बार। तू थोड़ा पीछे को निकल जा यार, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। देखिएगा बाबू, ध्यान देंगे। लो बन गया यार, ऐसे ही समझ लेना है ना। थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, आपने कौन सा इसमें कोई हमें प्रवेश वर्जित करना है अपना, ध्यान देंगे बस इतना ही, ठीक है ना। केवल समझ विकसित करनी है ना। देखिएगा लो इसे ही बना देते हैं। तो ये जो जिला है यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन है, नेपाल है। ये कौन है बाबू, नेपाल है। और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक कौन है, हमारा बिहार है। ये कौन है, बिहार, बिहार। ये जो जिला है जो नेपाल और बिहार के साथ सीमा बनाता है, इस जिले को हम लोग महाराजगंज कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराजगंज कहते हैं। कौन सा जिला कहते हैं, महाराजगंज। इसमें कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल और बिहार के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो वो जिला कौन सा है बाबू, महाराजगंज है। कौन सा जिला है, महाराजगंज है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको कई सारे जिले बताए। यहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड इन दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है इसका नाम है पीलीभीत। कौन सा जिला है ये, पीलीभीत। ये जिला कौन सा है, पीलीभीत। यहाँ पर ये सहारनपुर है। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य जिला कौन सा है, सहारनपुर है। यहाँ पर हरियाणा और मध्य प्रदेश इन दोनों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मथुरा है। हरियाणा और राजस्थान इन दोनों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मथुरा है। यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, जिला है मथुरा। ये जिला कौन है बाबू, मथुरा। ये मथुरा। इधर कौन है, हरियाणा
और यहाँ से यहाँ तक कौन है, राजस्थान। ये कौन है, राजस्थान। और यहीं पर एक जिला और है और इस जिले का नाम है हमारा आगरा। कौन सा है, आगरा। ये आगरा इधर राजस्थान के साथ और यहाँ से यहाँ तक ये मध्य प्रदेश के, आगरा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त ये जो जिला है ये सोनभद्र है जो भारत के भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। क्या क्या नाम है, मध्य प्रदेश पहला, छत्तीसगढ़ दूसरा, झारखंड तीसरा और बिहार चौथा। तो इस तरह से ये वो जिले हैं जो एक जिला 2-2 राज्यों के 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, इसके आगे ध्यान देंगे, देखिएगा इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो इसके आगे आप लोग ध्यान देंगे। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन, ठीक देखिएगा, ध्यान दीजिए बाबू। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में शामिल नहीं है। मैं कह रहा था ना कि इसमें एक आध क्वेश्चन और मिलेगा ऐसा। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में शामिल नहीं है। तो 18 मंडल आपको मैंने याद कराए हैं। 18 मंडल हमने सहारनपुर से स्टार्ट किए थे, सहारनपुर के बाद में अपने आगे बढ़े हमारा कौन, मुरादाबाद, उसके बाद बरेली, फिर लखनऊ, लखनऊ के नीचे आपको पता है आजमगढ़, आजमगढ़ और कानपुर नगर। इधर चले हम लोग, आपको याद करने की मैंने तरकीब बताई थी, अलग अलग करके डिफाइन करके याद कर लो। जैसे हमने गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और बुलंदशहर, इन सबको हमने अलग अलग याद किया है ना। इसके अतिरिक्त हम लोग सहारनपुर से नीचे मेरठ, अलीगढ़, मेरठ आ गए, अलीगढ़ आ गए, आगरा आ गए। इसके आगे झांसी, कौन, झांसी। फिर हमने आगे इसमें झांसी, प्रयागराज और सोनभद्र को जाना। इन सभी के मुख्यालय भी हमने अलग अलग देखे थे, जिलों के मुख्यालय थे, उनको भी शायद कोई क्वेश्चन ऐसा होगा। तो इनमें कौन सा ऐसा जिला है, मुरादाबाद क्या हमारा मंडल है, बिल्कुल है। आजमगढ़ क्या हमारा मंडल है, बिल्कुल है। सोनभद्र मंडल है, बिल्कुल है। तो ये जो हमारा हरदोई है, ये हरदोई एक जिला है, मंडल नहीं है। इस हरदोई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए हरदोई, इसमें नोट करेंगे बाबू आप लोग, यह प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। इस चीज को ध्यान देंगे। अभी तक तो हम देख रहे थे कि कौन सा जिला ऐसा है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जो अपने ही बीच के जितने भी हमारे जिले हैं उन सब में सर्वाधिक जिलों के साथ अगर कोई अपनी सीमा स्पर्श करता है तो वो हरदोई है। ये उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से लगा है, तो ये उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से लगा है। कितने जिलों से लगा है, तो ये उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा बदायूं। दूसरे नंबर पर है बदायूं। तो ये बदायूं क्या करता है, बदायूं हमारा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे, हरदोई ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिले, 8। और बदायूं दूसरे नंबर पे आता है, बदायूं 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आ गए मुख्यालय। ठीक है जी, मुख्यालय की बात करते हैं। देखिएगा क्या पूछा है, संभल का मुख्यालय कौन। संभल का मुख्यालय नोएडा है, पवासा है, मंझनपुर है या गौरीगंज। मंझनपुर है या गौरीगंज। ध्यानपूर्वक पढ़िए, उत्तर करिए। संभल का मुख्यालय क्या है, संभल का मुख्यालय बाबू पवासा है। क्या है, पवासा है। संभल का मुख्यालय क्या है, पनवासा है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ सारे मुख्यालय। जिन्हें लग रहा है कि ये क्लास समझ में तो आ रही है पर कम आ रही है, तो पहले वाली वीडियो आप लोग जाके देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक स्टैंडर्ड के साथ डिफाइन किया है। नोएडा की बात करें तो ये नोएडा बाबू, ये गौतम बुद्ध नगर, किसका, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। ये किसका मुख्यालय है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। ये मंझनपुर कौशाम्बी का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, कौशाम्बी का मुख्यालय है। मंझनपुर कौशाम्बी का मुख्यालय। और ये गौरीगंज अमेठी का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, गौरीगंज अमेठी का मुख्यालय। आप लोग यहाँ तक याद रखेंगे। पवासा किसका मुख्यालय हो गया, संभल का मुख्यालय होगा। बात क्लियर। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। क्या कहता है देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की मृदा कंकरीली एवं पथरीली होती है? जस्ट कल ही पढ़ाए हैं, और कल से पहले भी लास्ट की हमने 2 क्लासों में भू-आकृतिक विभाजन पढ़ा है। उस विभाजन में ही आपको कंकरीली और पथरीली मृदा किस क्षेत्र की देखने को मिलेगी? क्या वो क्षेत्र भावर है, क्या वो क्षेत्र तराई है, क्या बुंदेलखंड है, या गंगा यमुना का दोआब है, या गंगा यमुना का दोआब है? गंगा यमुना के दोआब की बात करें तो बेटा इस क्षेत्र की मृदा कैसी है? इस क्षेत्र की मृदा हमारी कैसी देखने को मिलेगी आपको? तो इस क्षेत्र की मृदा आपको देखने को मिलती है जलोढ़। कैसी मृदा देखने को मिलती है बाबू? इस क्षेत्र की मृदा कैसी है? जलोढ़, या इस मृदा को हम लोग कॉप मृदा कहते हैं। कॉप, कांप जम जाती है ना, परतदार हो जाती है। गंगा यमुना का दोआब में कैसी मृदा देखने को मिलती है? जलोढ़ मृदा। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको पता है यहाँ पर चट्टानी मृदा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर चट्टान है तो चट्टानी मृदा। चट्टानी आपको पता है इस क्षेत्र में चट्टान पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र है ये पूर्णतः। तराई आपको पता है इस तराई में कैसी मृदा देखने को मिलती है? दलदली। तराई में कैसी मृदा देखने को मिलती है? दलदली। एक बचा भावर। ये भावर वही क्षेत्र है हिमालय का गिरिपद या किसी भी पर्वत का गिरिपद। क्या? गिरिपद। और इसी गिरिपद में बड़े बड़े मोटे कंकड़ पत्थर को लाकर नदी क्या कर देती है? बिछा देती है, और इस क्षेत्र में नदी विलुप्त होकर आगे निकलती है और तराई मैदान का निर्माण करती है। और पूछा क्या गया कि इस क्षेत्र में कंकरीली एवं पथरीली मृदा पाई जाती है, तो कौन सा क्षेत्र है? भावर। बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा। इस पैटर्न पे ना बने तो लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी पैटर्न पे बनेगा। कुछ भी बन जाए आपसे मिस नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर आपने मेरी सारी क्लासें पढ़ी हैं तो एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा बाबू? भावर। किस क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है? तो हमारा भावर क्षेत्र ऐसा है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है? भावर क्षेत्र ऐसा है। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओहो हो, ये क्वेश्चन है, देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये एक मृदा के बारे में पूछ रहा है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी है। ये हालांकि मैंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन फिर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंचे घास के मैदान एक विशेषता है, क्वेश्चन की विशेषता, उस क्षेत्र की विशेषता है जिसमें ऊंचे घास के मैदान पाए जाते हैं। पहली बात, ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियां, सवाना तुल्य घास, सवाना तुल्य जलवायु है यहाँ पर, सवाना तुल्य जलवायु। घास दल, सवाना तुल्य जो घास है, मतलब सवाना क्षेत्र आप जानते हैं हमारे अफ्रीका में ही पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो सवाना तुल्य हर एक महाद्वीप में पड़ता है। जहाँ पर सवाना जैसी घास पाई जाती है ऐसे क्षेत्र को सवाना तुल्य कहते हैं। तो इस क्षेत्र में सवाना तुल्य घास, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी एक क्षेत्र है जिसमें सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ऊंचे ऊंचे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें मच्छरों का सर्वाधिक प्रकोप, अब आप समझ जाएंगे, जिसमें क्या? मच्छरों का सर्वाधिक प्रकोप एवं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। क्या? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं, तथा चूने की अधिकता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में मतलब कौन सा क्षेत्र, क्या जलोढ़ है, क्या भावर है, या डेल्टा है, या तराई है? तो ये वही 4 क्षेत्र हैं नदियों के वाले, वही नदियां वाले 4 क्षेत्र हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू, उस क्षेत्र के बारे में बताइए जिस क्षेत्र में ऊंचे घास के मैदान, ऐसे ही पूछा गया है, ये पूछेगा नहीं, उस क्षेत्र के बारे में बताइए जिसमें ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियां, सवाना तुल्य घास, सवाना तुल्य घास, दलदली क्षेत्र। क्या? दलदली क्षेत्र, जिसमें मच्छरों का सर्वाधिक प्रकोप एवं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन तथा चूने की अधिकता पाई जाती है, वो कौन सा क्षेत्र है? क्या वो जलोढ़ है, क्या वो भावर है, क्या वो डेल्टा है, क्या वो तराई है? तो हाँ जी, वो क्षेत्र बिल्कुल कौन सा है? तराई है। इस तराई में ऊंचे ऊंचे घास के मैदान पाए जाते हैं, इसमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसमें सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं। ये दलदली क्षेत्र है, बिल्कुल है, जिसमें मच्छरों का सर्वाधिक प्रकोप देखने का मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, बिल्कुल जी, नो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन मिलता है, और इसमें चूने की अधिकता पाई जाती है। ये चीज़ थोड़ा सा परेशान कर रही होगी, इस चीज़ को मैं किसी एक समय रहते बता दूंगा कि जब मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग पृथ्वी की जितने भी कटिबंधीय जोन हैं उन कटिबंधीय जोन को समझेंगे। ये क्लास मेरी 1 से 2 दिन में आ जाएगी, तो बाबू ये चीज़ भी वहीं पर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो कौन सा क्षेत्र है? तराई। आप लोग खड़ा का आंसर मारिए, आगे बढ़िए। कौन सा क्षेत्र है? वो तराई है। ठीक, इसके आगे हमारा सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन, और इस अंतिम क्वेश्चन के साथ हम लोग अंतिम अपनी विदाई लेते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ भैया, ये रहा आप ये स्क्रीन पर।
चलिए, ये रहा भैया अपना अंतिम सवाल। इस अंतिम सवाल की बात करते हैं। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कैमूर एवं सोनकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कैमूर एवं सोनकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं? आपको मैंने उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पढ़ाया है। इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको मैंने बताया था कि इसको दो भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी बुंदेलखंड और एक पूर्वी बुंदेलखंड। पश्चिमी बुंदेलखंड में पता है आपको वैसाल्टिक चट्टान से निर्मित है, इसलिए यहाँ कपासी मिट्टी पाई जाती है। कैसी? काली या कपासी मिट्टी पाई जाती है। इसके पूर्व वाला क्षेत्र ग्रेनाइट्स के अवसादीकरण से निर्मित क्या नीस चट्टानों से बना है। लेकिन इसके आगे मैंने दो क्षेत्र आपको और बताए थे, इसमें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर शामिल है। कौन? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर है। और इसी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में एक क्षेत्र फैला है जिसे हम लोग बघेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बघेलखंड कहते हैं। तो इस सोनकार और कैमूर और सोनकार की जो पहाड़ियां हैं ये उत्तर प्रदेश के बघेलखंड में स्थित हैं। कहाँ पर? बघेलखंड क्षेत्र में स्थित हैं। और ये बघेलखंड क्षेत्र का विस्तार आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है बाबू? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? मिर्ज़ापुर से सोनभद्र तक है। कहाँ से कहाँ तक है? मिर्ज़ापुर से सोनभद्र तक है। कैमूर और सोनकार की पहाड़ियां आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? सर्वोच्च शिखर मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कैमूर एवं सोनकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो कौन सा है बाबू? बघेलखंड। बघेलखंड, ये बहुलखंड लिख रखा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको याद रखें। कौन सा है ये? बघेलखंड। तो ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल था। ये क्या था? हमारे सेशन का अंतिम सवाल। इन 15 क्वेश्चन के माध्यम ने हमने अपना पुराना 5 दिन का जितना भी हमने पढ़ा था उस सभी को रिकैप करने की कोशिश की है। ये हमारी एक रिवीजन क्लास के तौर पर रही है। इसके आगे हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से इसी तरह से एक रिवीजन लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने याद भी कर रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आपने हल किए होंगे। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर हो और जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने फिर से एक उत्तर प्रदेश के लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर को कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे अगली क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो संपूर्ण लास्ट 2023 के 6 माह आपके साथ मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। और ध्यान रखिएगा, वो क्लास इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आने वाली हर एक भर्ती, चाहे कोई सी भी भर्ती उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश PCS समीक्षा अधिकारी, AGTA, UP UP पुलिस, UPSI, जो भी आने वाली भर्ती होने वाली हैं, उन सभी में उत्तर प्रदेश से यदि क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से, तो यहां से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे कितना भी क्वेश्चन एग्जामिनर जोर लगा ले, मैं इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा, 200 से 250 क्वेश्चन मैं आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश के पुराने 6 महीने के करंट अफेयर में रिवाइज कराऊंगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और ये आप ध्यान रखिए, कल का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे और चीज़ों को नोट करेंगे। ये पूरी की पूरी स्लाइड जो मैंने आपको पढ़ाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए रखा है, वहीं पर वीडियो के नीचे आपको ये मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।